हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किशोर अधिगम करता शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषता तथा शिक्षण अधिगम के लिए ये इसके निहितार्थ वर्धीय विकास के बारे में देखेंगे। तो विकास जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक की अंतर प्रक्रिया से प्रभावित होता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त विषयों को अर्थ देना कहलाता है, अवधारणा कहलाता है। बच्चा भिन्न शब्दों को बोलने से पहले अर्थहीन ध्वनियां निकालता निकालता बोलता है। यह इस विकास निगम से संबंधित है। तो यह सामान्य से निर्दिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ने का सूत्र है। विकास के संदर्भ में सही कथन है, विस्तृत और व्यापक। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन है। तो गलत कथन है कि विकास केवल परिमाणात्मक होता है, यह गलत है। विकास गुणात्मक है। विकास आंतरिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक हो सकता है। विकास सटीक माप नहीं किया जा सकता। बच्चे पहले शरीर को जमीन से छूकर रेंगता है, फिर हाथ पैरों से रेंगता है, फिर चलता है। इसके लिए विकास का सूत्र सही है। तो यह एक समान सटीक विकासात्मक पैटर्न। वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। वृद्धि भौतिक परिवर्तन सूचित करता है, तो विकास समग्र परिवर्तन करता है। अतः स्रावी ग्रंथियां व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली कारक हैं। ये जैविक कारक हैं। विकास एक व्यवस्थित क्रम का अनुसरण करता है। इस नियम के संबंध में निम्न विकल्पों में से यह अनुक्रम गलत है, तो गलत है। वर्णमाला, शब्द, वाक्य, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। दूध के दांत, स्थायी दांत। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो यह मात्रात्मक परिवर्तन है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, विकास चक्रीय ये तरीके से होता है। देखिए, ऐसे नहीं होता। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विविधीकरण और प्रारंभ होता है, और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित होता है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अधिगम तय करता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है ना, वो है विकास पूर्वानुमानित और पूर्वानुमानित है। विकास के सभी आयाम समन्वित है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो जो सही सिद्धांत नहीं है, विकास क्षतिपूरक होता है, यह सही नहीं है। अभिवर्तीय विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणज है, प्रतिफल है। अभिवर्तीय विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास संबंधात्मक होता है। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जी स्टैनले हॉल को कहा जाता है। विकास है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव विकास का अध्ययन निम्न में से संबंधित है, तो उपरोक्त सभी से ही है। किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से, एक व्यक्ति की समस्याओं तथा जरूरतों से, पारिवारिक संबंधों से। वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है कहलाता है, तो सिफलोकोडल कहलाता है। व्याख्या है, सिफलोकोडल सिर से पैर की ओर विकास, मॉडल केंद्र से बाहर की ओर। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, यह गलत कथन है। यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। वाक्य विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक चलती है। विकास के विभिन्न पक्ष है, तो सभी है। शारीरिक है, गतिक विकास है, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास है, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास है। विकास संबंधित है, तो सही है। वृद्धि से भी है, आयु से भी है, परिपक्वता से भी है। विकास में वृद्धि, परिपक्वता, क्षमता, वातावरण, आयु वो शामिल है। विधि में लिखने से सत्य कथन नहीं है, तो जो नहीं है ना, वो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह नहीं है। विकास एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। विकास अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एवं जैविक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। सिफेरोकल विकास के नियम के अनुसार पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथ और पैरों का विकास होता है। फिर बाद में है, कौन सा विकास सिद्धांत सही नहीं है? तो सही नहीं है ना, विकास की कोई दिशा नहीं होती है, ये एक गलत है। विकास निरंतरता एवं अनुसरण करता है। विकास की दर दर भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है। विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो नहीं है ना, विलोमीयता या उत्क्रमणीयता नहीं है, निरंतरता है, उत्क्रमिकता भी है, सामान्य से विशिष्ट भी है।
निश्चितता पूर्वक कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है, तो वह वृद्धि और विकास से संबंधित है। इसे पूर्वानुमेय या भविष्यवाणी का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता तथा योग्य पर स्टुगलित करता है, कथन दिया है हल्लोक ने। निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? तो जो नहीं है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये नहीं है, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की गति की दर एक विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास मस्तकों को दो मुखी क्रम में होता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? तो मील का पत्थर वृद्धि है। तो वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन को कहते हैं। वृद्धि और विकास के संदर्भ निम्न में से क्या सही है? दोनों को देखा जा सकता है। मानव विकास होता है तो वो सभी होता है, कर्मिक भी होता है, नियंत्रित भी होता है, व्यक्तिगत भी ही होता है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह हल्लोक का कथन है। परिपक्वता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृत्ति और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? स्टीफन के द्वारा दी गई थी। व्यक्ति के आनुवंशिक लक्षणांशों में सहज रूप से होने वाले परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों को सूचित करने वाला अंश है परिपक्वता। परिपक्वता की विशेषता है तो सभी है, एक स्वचालित प्रक्रिया है। वृद्धि एक की पूर्णता है, अधिगम का आधार है। शब्दम परिपक्वता काल होता है तो वो पूर्व बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का प्रमाण नहीं है? तो परिपक्वता नहीं है, अभिवृत्ति भी है, संकल्पना भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान, अभिवृत्ति तथा संकल्पना अधिगम का परिणाम है। परिपक्वता शरीर में होने वाले परिवर्तन है जो बिना हमारे प्रयास की उम्र के निश्चित पड़ाव पर अपने आप होते हैं। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय के ये सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। फिर बाद में किशोरावस्था 13 से 18। किशोर अपने स्वयं के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण राय विकसित कर लेते हैं कि वे विशिष्ट और अलौकिक हैं और दूसरे उनका अवलोकन कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञानात्मक निरूपण को कहते हैं। तो काल्पनिक श्रोता होता है ये। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण को निम्न में से कौन से हैं? तो वो है कल्पना है, चिंतन एवं तर्क है, ध्यान, वृद्धि में वृद्धि है। किशोरावस्था की विशेषता है समुदाय की आलोचना। वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक रूप से बालावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। काल्पनिक श्रोता दर्शक संबंधित है तो वो किशोरावस्था से संबंधित है। काल्पनिक श्रोता मनोविज्ञान अवस्था को संदर्भित कहते हैं जहाँ एक व्यक्ति कल्पना करता है और मानता है कि बहुत से लोग उत्साह से उन्हें सुन रहे हैं या देख रहे हैं। यह अवस्था सामान्य किशोरावस्था में प्रदर्शित होती है। डेविड एल्कोलाइड डेविड डेविड एल्कोलाइड ने 1967 में काल्पनिक दर्शक शब्द गढ़ा है। यह शब्द किशोरों में अहम केंद्रवाद की अवधारणा से उपजता है। एंगस्ट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? तो खुश और स्वस्थ रहे। ये नहीं है भौतिक शरीर या संरचना को स्वीकार करना और स्वस्थ बनाए रखना। यह है सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने, नौकरी की और करियर की तैयारी करे। विकास की कौन सी अवस्था को तनाव या तूफान की अवस्था कहा जाता है? शशावस्था को कहा जाता है। स्टीनले हॉल स्टेनोले किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तनाव, तूफान व संघर्ष का काल कहा है। फिर बाद के अंदर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकास समात्मक विशेषता नहीं है? विकास की विशेषता में संचय प्रवृत्ति नहीं है, जबकि विरोधी मानसिक दशा है, व्यवसाय की चिंता है, वीर पूजा की भावना है। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है कंठनाल लेरिंग्स के बढ़ने के कारण। किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस की समस्या प्राय दिखाई देती है किशोरावस्था में दिखाई देती है। नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक विकास की क्रियाकलाप में कमी ये नहीं है बल्कि बढ़ा हुआ संघी प्रभाव है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण है, अभिरुचि विस्तारण है। सामाजिक क्रियाकलाप में कमी ये नहीं है। किशोरावस्था की हड्डियों में बालकों की तुलना में संगठन मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। किशोरावस्था के आरंभिक वर्षों में हड्डियों के आकार में तेजी से वृद्धि होती है। आरंभ में हड्डियां नरम होती है परंतु धीरे धीरे वे सख्त होती जाती है। हड्डियों की वृद्धि के साथ साथ मांसपेशियों का भी विकास होता है। लड़कियों की 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था और लड़कों की 15 से 16 वर्ष की अवस्था में मांसपेशियों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है।
किशोर की रुचियों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? संतुलन संबंधित नहीं है, स्थिरता है, विस्तार भी है, मूल्यों में समांतरण भी है। किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? एरिक्सन ने किया है। सॉरी, एरिक्सन ने किया है। देखो, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पांचवी अवस्था किशोरावस्था जो पहचान बनाम भूमिका भ्रांति की अवस्था है। विगत अवस्थाओं की सफलता उसे पहचान बनाने में मदद कर सकती है, वही विगत अवस्था की असफलता उसे भूमिका के विषय में भ्रमित कर सकती है। किशोरावस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय संप्रवित करने वाले पहला वैज्ञानिक थे, तो वो थे स्टेनले हॉल थे। किशोरावस्था जो क्रांतिकारी अवस्था मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन है, स्टेनले हॉल के अनुसार अकस्मात होती है। उन्होंने 1904 में एडोलेसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें बताया कि किशोर में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम होते हैं तथा उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। फिर बात के अंदर है किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न में से है, तो सभी है। यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है। इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है। यह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो यथार्थ का काल नहीं है, परिवर्तन का काल है, संक्रमण का काल भी है, समस्या की बहुलकता भी है। कॉल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था का आयु काल होता है 12 से 15 वर्ष की। विकास की 21 किशोरावस्था में सिर के संबंध में शरीर अनुपात का शारीरिक अनुपात होता है। सिर का 8वां भाग हो जाता है। जन्म के समय सिर तथा शरीर का अनुपात 1:4 तथा किशोरावस्था में 1:8 होता है। किशोरावस्था में लड़कियां की श्रोणि पेल्विस का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है, तो वो है द्वितीय लैंगिक विशेषता से। फिर बाद में है द्वितीय लैंगिक विशेषता। वे लैंगिक विशेषताएं जो प्रजनन में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती। महिलाओं में शरीर के बालों की सापेक्ष कमी, गोल खुले स्तन, उभार होता है। फिर वर्तमान में सामाजिक एवं सामाजिक अधिकारों के तहत किशोरों से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? सभी ये विकल्प सही है। नैतिक शिक्षा भी है, हिंसा निवारण भी है, विद्यालय अनुशासन भी है। किशोरों द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षा के नियमों में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है? तो वह अवांछित व्यवहार के कारण मूल कारण को हटाना चाहिए। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो वो वयस्क अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल है। समस्या आत्मक अवस्था है। संघर्ष, तनाव और विरोधी की अवस्था है। ब्लेयर जोन्स एवं स्पिंसन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था के शुरू में समाप्त होती है। स्टर्नहॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव तथा तनाव और तूफान व संघर्ष का काल है। बिगी व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता प्रकट वाला शब्द परिवर्तन है। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है, यह नहीं है। यह नहीं है, बल्कि जो है विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं। परिवार में स्वायत्ता बना आरंभ होते हैं। वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता, पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशल का विकास पूर्व अवस्था से प्रारंभिक हो जाता है। किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य है किशोर के लंबाई और वजन में तीव्रता वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्य तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया है? तो वो है हमारे जी स्टिनले हॉल। देखो, जी स्टिनले हॉल बाल अध्ययन का पिता। स्टिनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का समय होता है। किशोरावस्था एक भयभीत करने वाली अवस्था है। किशोरावस्था का वह काल जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा है? जॉर्ज चिल्ड्रन ने कहा है। निम्न में किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं? तो स्टेनले हॉल ने किए। स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था का एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। प्रमुख पुस्तक है एडोलेसेंस। इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो जो नहीं है ना, वो समायोजन नहीं है। तीव्र शारीरिक विकास में परिवर्तन है। भावनात्मक परिवर्तन का उच्च होना है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होना, यह भी है।
किशोर किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, यह कथन दिया गया है, लोक ने दिया था। किशोर अवस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? सारी करनी पड़ेगी, यौन शिक्षा भी, व्यावसायिक शिक्षा भी, मानव मूल्यों की शिक्षा। किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास के लिए के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है ना, वो है समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करना, यह सही नहीं है। भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दे, कि न केवल क्या हुआ को पूछे, बल्कि कैसे हो, क्यों हूँ, क्यों पूछे। फिर है एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे का उत्तर का निर्णय ले। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? आज्ञा पालन नहीं है, काल्पनिक दर्शन है, अपराजयता है, व्यक्तित्व काल्पनिक कहानी है। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है किशोरावस्था। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। उच्च प्रथम स्थिति में बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है, जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है सामाजिक संचेतना। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि अवधि कहा जाता है? तो वह किशोरावस्था। बालक का शारीरिक विकास, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्वेश्चन है बालक का शारीरिक विकास, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो जो नहीं करता है ना, वो यह सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्गठन नहीं करता है। शारीरिक कमी का होना न होना यह करता है। बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण करता है। सामान्य व असामान्य प्रसव भी करता है। निम्न में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति की होती है? बाल्यावस्था में होती है। बालक का विकास वर्तुलाकार रूप में होता है, न कि लंबावत। इस क्रम में शेषावस्था में शारीरिक विकास तीव्र, बाल्यावस्था में मंद तथा किशोरावस्था में फिर तीव्र होता है। यह नवजात शिशु का आकार है, वो भार होता है, तो वो होता है 9.5 इंच एंड 7.5 पाउंड। फिर बाद में निम्नलिखित में कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? बीजावस्था, भ्रूणावस्था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भ शिशु की अवस्था। फिर है 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था, बालक की दृष्टि और सुन इंद्रिय पूर्ण विकसित हो जाती है। शारीरिक विकसित विकास का क्षेत्र है उपरोक्त सभी है। स्नायु मंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत मांसपेशियों का भार हो जाता है? 45%। फिर नेक्स्ट आ जाता है संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास के क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से है, तो वो है हमारा कल्पना है, चिंतन और तर्क है, ज्ञानावधि में वृद्धि है। फिर बाद के अंदर होता है पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण भाषा संबंधी संप्रेषण का विकास चरम पर, कल्पना शक्ति का सर्जन के लिए उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, सामान्यकरण से संबंधित उच्च मानसिक क्षमताएं विकसित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आदि संज्ञान का एक आवश्यक कौशल नहीं है? तो असंतुलन नहीं है। जबकि क्या है, जो नियोजन है, निगरानी है, मॉनिटरिंग है, यह सब है। आदि संज्ञान स्वयं की सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचने की क्षमता। यह एक मन की आंख की तरह है, जो यह देखती है कि आप कैसे सोचते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। प्रमुख आदि संज्ञान कौशल निम्न: नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन। किशोर अपने स्वयं के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण या राय विकसित कर लेते हैं कि वे विशिष्ट और अलौकिक हैं, और दूसरा उनका अवलोकन कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञानात्मक निरूपण को कहते हैं तो व्यक्तिगत कल्पना, कपोल कल्पना कहते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने किन प्रक्रियाओं द्वारा समझाया है? सही विकल्प चुने, तो वह संगठन, अनुकूलन और संतुलन। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा किस अवस्था में सीखता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुएं, क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं को समझने लग जाता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या ठोस सक्रिय की अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक सक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। इसी अवस्था में बालक में पलटावी गुण, ट्रेट और रिवर्सिबिलिटी आ जाता है। जैसे बालक
जैसे आप बालक यह समझने लगते हैं कि 2 into 2 इक्वल्स टू 4 होता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक में विकास का सिद्धांत के अनुसार अधिगम करता है कि मानसिक क्रियाएं उस डिग्री के संतुलितकरण पर पहुंच जाती है, यह अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। निम्नलिखित से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में शामिल है, वो है बुद्धि है। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालक तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? लेओवाद की। वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना कहलाता है, तो वह समाविष्टीकरण कहलाता है। एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित मिलान करना और उल्टे क्रम में रख सकता है। पियाजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित से कौन सी अवस्था में होता है? मूर्त क्रिया के क्रियात्मक में होता है। पियाजे के अनुसार केवल गम्य क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है? इंद्रिय गणित गम्य अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? तो वह है औपचारिक क्रियात्मक। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। निम्नलिखित में किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता के आधार हरित प्रक्रिया है? लेओ वादघोष के अनुसार बालक का जिस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है उसी के अनुरूप उसके संज्ञानात्मक विकास का कार्य आगे बढ़ता है। उनके अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक साधनों उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो वो कहते हैं स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मानसिक संरचना को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से आशुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है? अवलोकनात्मक अधिगम नहीं है, रटकर सीखना है, अर्थपूर्ण सीखना है, अधिग्रहण करना सीखना है। निम्नलिखित में कौन सा चिंतन का प्रकार जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूल संज्ञात्मक अवस्था से संबंधित है? अग्रात्मक विचार। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान की मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना, यह नहीं है। तथ्यों को सामान्य बनाने की क्षमता में बुद्धि, विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता में बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में बुद्धि। निम्न में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो परिपक्वता को नहीं किया जा सकता। चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षण है। फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मकता अवस्था की आयु है 11 वर्ष या उससे अधिक। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर आ जाता है जी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो वो है हमारी परिकल्पनात्मक चिंतन है और सामान्यकरण नियम निर्माण है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता अमूर्त संप्रदाय के रूप में चिंतन करने की योग्यता है। इस दौरान किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। उनके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपने चरम पर होता है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। निगमनात्मक चिंतन अथवा तर्कना भी इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। फिर हमको मिलान करना है। तो जो मिलान है ना, देखो जो संरक्षण है ना, संरक्षण वो है यह सिद्धांत की मात्रा स्थिर रहती है भले ही उनके प्रकटन में भिन्न परिवर्तन हो। केंद्रण है परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देना। फिर है विलोमता, किसी कार्य अथवा प्रक्रम को उल्टा करने की योग्यता। केंद्रण है यह धारणा कि उसके सोचने का ढंग एकमात्र संभावना है। फिर बाद में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षार्थी को नई परिस्थिति अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़े तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है समायोजीकरण। बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के इस चरण में प्रवेश करते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया कहलाती है। आत्मसातकरण संवेदी पेशी अवस्था की अनुमानित आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास।
वस्तु स्थितित्व की भावना इस अवस्था में होती है। संवेदी चालक चरण पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह समस्या समाधान का सामर्थ्य बढ़ाने की दिशा है। अमूर्त संचालन दिशा जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन स्टीफर जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का तो वह उस कुत्ते उसे भी कुत्ता की कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञान में विकास के सिद्धांत के अनुसार यह है कि अवधारणा को प्रदर्शित करता है तो समायोजन को प्रदर्शित करता है। फिर है संज्ञानात्मक विकास धारणा कल्पना तर्क और समस्या समाधान संबंधित है। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का तात्पर्य मानसिक क्रिया से है। प्रमुख मानसिक प्रक्रिया प्रत्यक्ष स्मृति ध्यान प्रतिमा पैटर्न पहचान भाषा प्रत्यय निर्माण समस्या समाधान चकना निर्णय लेना आदि से संबंधित किया जाता है। राज्य के अनुसार औपचारिक सक्रिय की अवस्था है। राज्य के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चारों से इंद्रिय जनित गमक अवस्था जन्म से 2 वर्ष पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया। स्व केंद्रण पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से एक कौन से काल में बालक का लंबाई क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। मूर्त सक्रियात्मक काल पियाजे के सिद्धांतानुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का समय काल है तो वो है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष के बालक ठोस चिंतन विचार में क्रमबद्धता पलटन संरक्षण समझ वर्गीकरण व तुलना योग्यता विकेंद्रीकरण पाया जाता है। अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित है तो आत्म सातकरण एवं समवष्टीकरण है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन तथा तार्किक योग्यता का विकास होता है। औपचारिक एवं सक्रियात्मक अवस्था में होता है। फिर बाद में संज्ञान का अर्थ है। संज्ञान का अर्थ है कर्म कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा में समतुल्य को कहा है अनुकूलन का है। उदाहरण का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ब्रूनर आ गया है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा सूत्रीकरण व गणना सीख लेता है तथा उसका उपयोग करते हैं तो वो है संकेतात्मक अवस्था। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों की सही क्रम है तो जो सही क्रम है इनएक्टिव अनुप्रतीकात्मक प्रतीकात्मक डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर द्वारा दिए गए निगम अवधारणाएं पर आधारित है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। इंद्रिय गतिकाल का नहीं किया गया है। क्रियात्मक प्रतिनिधान प्रतिमान प्रतिनिधान और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान का किया गया है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। क्रियात्मक प्रतिनिधान 0 से 1 वर्ष प्रतिमा प्रतिनिधान 1 से 6 वर्ष प्रतीकात्मक प्रतिनिधान 7 वर्ष। इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है ये किस विचारक ने अभिव्यक्त किया है तो ब्रूनर ने किया है। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी इस बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है यह दृष्टिकोण को प्रस्तावित करता है ब्रूनर। फिर बाद के अंदर आ जाता है बालक का संवेगात्मक विकास। एक बालक किसी भी दाढ़ी वाले आदमी को देखकर बेहद संवेग को दर्शाता है और उदाहरण के लिए निम्न संवेग को कौन सी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तो यह प्रदर्शित करता है संवेग बाह्य उद्दीपक द्वारा जागृत। फिर बाद के अंदर आ जाता है ब्रिजेज के समानागम विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है। तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है या नहीं है। किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षित अधिक विशिष्ट होती है या होती है। संवेगात्मक अनुक्रिया एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को स्थानांतरित हो जाती है। संवेगात्मक अनुक्रिया धीरे धीरे विभेद होती जाती है यही भी है ब्रिज। देखो ब्रिज
का भावनात्मक विभेदीकरण का सिद्धांत ये बताता है कि शिशुओं में प्रारंभिक अवस्था में केवल सामान्य और अनिर्देशित भावनाएं होती है जो समय के साथ अनुभव और परिपक्वता के आधार पर विभाजित और विशिष्ट हो जाती है। ये सिद्धांत बाल विकास के क्षेत्र में भावनाओं के विकास की प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास करता है। इसकी मुख्य अवधारणा निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रारंभिक सामान्य उत्तेजना, अनडिफरेंशिएटेड एक्साइटमेंट। इसके अंदर आ जाता है शिशु जन्म के समय केवल एक सामान्य प्रकार की उत्तेजना या भावना दिखाते हैं। यह नहीं तो सकारात्मक होती है और नहीं नकारात्मक। यह ब्रिजेश ने अंतर निर्देश भावना कहा है। विभेदन डिफरेंशिएशन, जैसे जैसे शिशु का विकास होता है सामान्य उत्तेजना विशेष भावनाओं में बदल जाता है, जैसे खुशी, डर, क्रोध आदि। यह प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के साथ जुड़ी होती है। फिर अनुभव और पर्यावरण का प्रभाव, बच्चे के आसपास का वातावरण और अनुभव भावनाओं के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक बातचीत और देखभाल के तरीके भावनात्मक विभेद को तेज करते हैं। फिर विकास का क्रम, ब्रिजेस के अनुसार भावनाएं क्रमिक रूप से विकसित होती है। शुरुआती वर्षों में सामान्य उत्तेजना धीरे धीरे सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण सामान्य खुशी धीरे धीरे हंसी और संतोष जैसी विशेष भावनाओं में बदल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोगों की विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है ना, वह संवेगों का जागृत होना है, बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित हो जाती है। यह नहीं है तो व्यक्ति दर व्यक्ति अंतर होता है, विकास की सभी अवस्थाओं में उपस्थित होती है, विस्थापन का गुण मौजूद होता है। फिर बाद में है हल्लों के अनुसार बचपन की संवेगात्मकता के प्रमुख लक्षण है। बच्चों में संवेग अस्थायी होता है, बच्चों के संवेग तीव्र होते हैं, बच्चों के संवेग परिवर्तनशील होते हैं, बच्चों के संवेग बहुधा अप्रकट होते रहते हैं, बच्चे के संवेग या अभिव्यक्ति भिन्न होती है, बच्चों के संवेगों को उनके व्यवहार के चिन्हों से जाना जा सकता है। बच्चे अपने संवेगों को स्पष्ट रूप से फ्रैंक एक्सप्रेशन अभिव्यक्त करते हैं। और अभी बालपन संवेगात्मक अवस्था, इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा संवेगात्मक विस्फोट अधिक हिंसक और तीव्र होता है। सेलोवी और मेयर के अनुसार जिन लोगों में तादानुभूति होती है वे सूक्ष्म सामाजिक संकेतों के प्रति अधिक सजग होते हैं। यह संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित से किस मुख्य क्षेत्र को दर्शाता है? दूसरों के संवेगों की पहचान। संवेग से संबंधित गलत कथन सुनिए तो है बच्चे में डर की भावना जन्मजात होती है। यह गलत है। बच्चे अनुकरण के द्वारा संवेग करते हैं। बच्चे व्यक्तिकरण के द्वारा संवेग सीखते हैं। बच्चे शारीरिक मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने के साथ साथ बच्चों में भावनात्मक परिपक्वता भी आती है। एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मकता जैसे अस्थिर चित्तता एवं उत्तेजित तंत्रिकीय व्यवहार दर्शाने का कारण है संवेगात्मक संतुलन की कमी। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है ना, वो है नार्सिसम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग का प्रकार है? तो वे है नकारात्मक संवेग को दुखदायी या कष्टकर संवेग भी कहते हैं। उदाहरण क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि। सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरित होती है। यह नहीं है। संवेग संकीर्ण होता है, संवेग संचयी होता है, संवेग सतत होता है। निम्न में ऐसे कौन सा संवेग शेष अवस्था के प्रारंभ काल में नहीं पाया जाता है? तो वह नहीं पाया जाता है क्रोध, खुशी, प्रेम पाया जाता है। किसी व्यक्ति के संवेगिक संप्रेषण सोच समझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतर संबंध और नैतिक रखना तथा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन निम्न किस विकास का उदाहरण है? तो वह सामाजिक एवं सामाजिक विकास का उदाहरण है। संवेगात्मक विकास रे माइकिन अवस्था माइक्यू होवे किशोर अवस्था है। अवदान के लिए संवेग है, आंतरिक प्रेरणा है, संवेग की विशेषता है, सभी सही है। संवेग व्यापक है, विचार प्रक्रिया कार्य न करना, संवेगों की अस्थिरता। मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा सही है। तो जो है हास्य मनोरंजन। फिर है जिज्ञासा, आश्चर्य, निर्माण, कर्तव्य, वन, पलायन, भय। बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है? तो वह है किशोरावस्था। संवेग सर्वाधिक अस्थिर अमूर्त संवेग में तीव्र परिवर्तन पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? तो वह है विवेक ऊर्जा। किशोरावस्था में नायक ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी रखती है। किशोर अपने आदर्श पुरुषों अर्थात आदर्श नारी की पूजा करते हैं और उसके अनुकूलन बनने का प्रयास करते हैं। यह आवश्यक है कि अध्यापक अपना उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करे क्योंकि वह ऐसा आदर्श उदाहरण बन सकता है जिसका किशोर अनुकरण
करे। समय की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है संयोगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। क्रोध एवं भय के प्रकार है संवेग के। संवेग संज्ञा एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध है? द्विदशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। बालक का सामाजिक विकास है। फिर आता है बालक का सामाजिक विकास। इसमें निम्न में से यह सामाजिक विकास की विशेषता से मेल नहीं खाता है। तो क्या नहीं खाता है? मेल। तो मेल जो नहीं खाता है ना वो है बच्चे समवेशकों से विभेद करता है, बल्कि अपने समुदाय में अपने व्यक्तित्व को पहचानता यह है। बच्चे साथियों के दबाव को झेल सकता है। और क्या है? बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करना सीखता है, यह भी है। फिर है किशोर के सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है? सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है ना वही सामाजिक विकास की कुछ अवस्था पर पूर्ण हो जाता है, यह नहीं है। सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम है। सामाजिक विकास सभी तरह के सामाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है। सामाजिक विकास बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश में खुद को समायोजित करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव साथी समूह है। निम्न में से कौन सा घटक अधिगम तय करता है कि सामाजिक विकास में सहायक होता है? तो वह बुद्धि होता है। अधिगम करता है कि सामाजिक विकास में सहायक है व्यक्तिगत कारक है, बुद्धि है, शारीरिक ढांचा है, स्वास्थ्य है, संज्ञानात्मक विकास है, वातावरण संबंधी कारक, परिवार का वातावरण है, विद्यालय है, मित्र मंडली है, पास पड़ोस व समुदाय है, धार्मिक संस्था है, सूचना एवं मनोरंजन प्रदान करने वाले साधन। निम्नलिखित से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? तो जो नहीं है आत्म केंद्रित होना यह नहीं है। सामाजिक संबंध एवं संपर्क में बढ़ोतरी होना यह है। समूह के प्रति निष्ठावान होना यह भी है। तर्कशीलता का विकास होना यह भी है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है तो वो सारी है। समूह का निर्माण है, मैत्री भावना का विकास है, विद्रोह की भावना है। किशोरावस्था में जटिल सामाजिकरण, नेतृत्व, सामाजिक चेतना, परिपक्वता, मैत्री भावना, समूह निर्माण, विद्रोह भावना पाई जाती है। फिर यह सामाजिक अधिगमरो आरंभ होवे वो कब होता है? संपर्क शुरू। सामाजिक अधिगम दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होता है तथा आजीवन चलता रहता है। लेओ वादग्रोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। तो किस वैज्ञानिक ने अपने सामाजिक विकास सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को महत्व दिया? वायगोत्स्की। वायगोत्स्की 1987 ने भाषा की भूमिका को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए भाषा को निम्न 3 स्वरूपों की चर्चा की है। सामाजिक बातचीत, सोशल स्पीच, यह एक प्रकार का बाह्य संप्रेषण है जैसे बालक दूसरों के वार्तालाप के लिए प्रयुक्त करते हैं। सामान्य इस प्रकार के बातचीत बालकों के 2 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। व्यक्तिगत या निजी बातचीत, प्राइवेट स्पीच, लगभग 3 वर्ष के बालक इस प्रकार की बातचीत में संलग्न रहते हुए पाए जाते हैं। भाषा के इस रूप में बालक का स्वयं अपने आप से बात करते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से बातें करना उनके मानसिक कार्यों के संपादन में सहायक सिद्ध होता है। आंतरिक बातचीत, इनर स्पीच, सामान्य 7 वर्ष की आयु के बाद बालकों को एवं अपने आप से बातचीत करने की संबंध नीचे बातचीत का स्वरूप बदल जाता है और वह बाह्य न होकर आंतरिक रूप धारण कर लेते हैं। अब ये यहाँ मन ही मन में बिना दूसरों के कुछ सुनाए हुए अपने आप से वार्ता करते हुए पाए जाते हैं। फिर वादगोस्की के अनुसार अध्यापक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान निष्पक्ष स्तर के अनुसार दी गई सहायता का समायोजन करना कहलाता है। इसके फोल्डिंग कहलाता है। इसके फोल्डिंग शब्द का पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक व अनुदेशात्मक डिजाइनर जेरोम ब्रूनर 1960 के दशक में उपयोग हुआ था। निम्न में से कौन सा इसके फोल्डिंग की विशेषता है? तो वो है आकस्मिक सहायता है, मंदन फोल्डिंग है, जिम्मेदारी का स्थानांतरण है। सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? तो है व्यागोत्स्की। फिर है निकटस्थ का विकास का क्षेत्र, जेपीडी की अवधारणा ए एल व्यागोत्स्की द्वारा दी गई थी। जेपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह कठिन कार्यों की एक सीमा है जिन्हें वह अकेला नहीं कर सकता लेकिन कुछ योग्य, बड़े व कुशल सहयोगियों
उनकी सहायता से कर लेता है। निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास का सिद्धांत जोन ऑफ प्रोक्सी मिनिस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। उसके अनुसार बालक अपने माता पिता तथा सहयोगियों की सहायता से जोन का निर्माण करता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र, जेपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? व्यागोस्की के द्वारा दी गई थी। व्यागोस्की के अनुसार क्या दी है? करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? लियो वाग्योस्की। वाग्योस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञान विकास में सहायता प्रदान करता है? तो है सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। निम्नलिखित में किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? लियो वाग्योस्की। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा एरिक्सन का विकास सिद्धांत। देखो, शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 वर्ष की आयु उस समय को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखने में मदद मिल सके। वह एरिक्सन के अनुसार मानव सामाजिक विकास के कई चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो परिश्रमी उद्योगी। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता और शंका से पहले या बाद में आता है? तो वह है बेसिक विश्वास बनाम अविश्वास तथा पहल बनाम दोष। एरिक्सन के अनुसार लोग पहचान अस्तित्व के लिए दूसरों का आदर्श मानने लगते हैं। तो यह कौन सी अवस्था है? उसका कट रहा है आंसर। फिर एरिक्सन के अनुसार 12 से 20 वर्ष आयु में दिखाई देने वाले मनोसामाजिक कठिनाइयां है। पहल वर्सेस भूमिका का भ्रम। किस सिद्धांतवादी के अनुसार मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं दी गई है जो कि एक विशेष संकट या चेतावनी से संबंधित है? एरिक्सन। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था। सही युग्मों का मिलान करना है। तो देखो, जो किशोरावस्था है ना, वो तो ये पहचान बनाम भूमिका, और जो प्रारंभिक व्यस्त अवस्था है ना, वो होती है आत्मीयता बनाम अलगाव, और जो मध्य वयस्क अवस्था है ना, वो होती है उत्पादकता बनाम स्थिरता, और जो प्रौढ़ावस्था होती है ना, प्रौढ़ावस्था वो होती है संपूर्णता बनाम निराशा। फिर बाद के अंदर है सम्मिलित करना है। देखो, आस्था बनाम अनास्था। तो ये जो है ना, वो है 0 से 1 वर्ष। सहायता बनाम संदेह, ये जो है 1 से 2 वर्ष। पहल बनाम ग्लानी, यह 3 से 5 वर्ष। अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद, ये है 13 से 18 वर्ष। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है अभिव्यक्ति और कौशल लोगों को सिखाने में। फिर निम्नलिखित से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। एरिक्सन ईगो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में विकास की 8 अवस्था बताई। वह पहचान संकट किशोरावस्था से संबंधित है। विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है? किशोरावस्था। एरिक्सन के किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? मनोसामाजिक सिद्धांत। फिर है बोरॉन फेनब्रन का विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत है। घटना मंडल। बोरॉन फेनब्रन के जैव पारिस्थितिक प्रतिमान के अनुसार माता पिता का तलाक निम्न में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? घटना मंडल। बोरन फेबर का सिद्धांत आ गया है। फिर बोरन फेबर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिनमें विद्यार्थी काफी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और आस पड़ोस, तो है सूक्ष्म तंत्र।
यू यूरी बोरफेयर के अनुसार प्रणाली का वह छोटा आसन जिसमें बच्चा रहता है तो वह है माइक्रो सिस्टम। बोर फ्रेबल मॉडल के किस स्तर में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य नियम कानून सामाजिक प्रथाएं एवं साधन रिसोर्सेस आदि सम्मिलित होते हैं जिन इनसे बच्चा का विकास प्रभावित होता है तो वह है वृहत मंडल मैक्रो सिस्टम। फिर बात कर लेते हैं सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम प्रणाली है जिसमें व्यक्ति रहता है। विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उसे प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। बोर फ्रेबर का विकास का परिस्थिति परक सिद्धांत देखो सामाजिक सांख्यिकी विकास का परिस्थिति परक सिद्धांत या परिस्थिति तंत्र सिद्धांत प्रवर्तक यूरी बोर फ्रेबर 1979 सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की गई है जिसमें बालक रहता है जैसे जैसे बालक बड़ा होता है लोगों के साथ अंतक्रिया करता है जो उसके विकास को प्रभावित करते चले जाते हैं। फिर इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास कई सामाजिक सांस्कृतिक या पर्वतीय बलों से प्रभावित होता है। बोर फेबर ने 5 संरचनाओं और से युक्त वातावरण की परिकल्पना की है जो इस प्रकार है माइक्रो सिस्टम लघु मंडल मीजो सिस्टम मध्य मंडल एक्सो सिस्टम बाह्य मंडल मैक्रो सिस्टम वृहत मंडल कोरोना सिस्टम घटना मंडल। फिर होता है माइक्रो सिस्टम लघु मंडल यह तात्कालिक पर्यावरणीय संरचना जहाँ एक व्यक्ति अपने अन्य महत्वपूर्ण अंश जैसे भाई शिक्षक और साथियों के साथ संपर्क रहता है। बोर फेबर के अनुसार इस प्रणाली में एक दूसरे के बीच महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत संबंध निर्दिष्ट होते हैं अर्थात यदि माता पिता किसी बच्चे पर व्यवहार व्यवहार पर प्रभाव डाल रहे हैं तो बच्चे व्यवहार या विशेषता उसके माता पिता के व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर एक सिस्टम मध्य मंडल इस यह इस मंडल की दूसरी स्तरीय संरचना इस स्तर में माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध शामिल है। उदाहरण के लिए एक बच्चे के माता पिता उसके शिक्षकों या माता पिता अपने बच्चों के दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह बातें बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फिर इको सिस्टम बाह्य मंडल इसमें वो सामाजिक संदर्भ अब शामिल है जिन पर एक विकासशील व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस सामाजिक संदर्भ में होने वाली घटनाएं इम्यून सिस्टम और विकासशील व्यक्ति के अनुभवों को प्रभावित कर सकती है जैसे कि माता पिता का स्थानांतरण कार्य अनुसूचित प्रसूति उपलब्धता प्रत्यक्ष अवकाश या अस्पताल की उपलब्धता। फिर आता है मेघ सिस्टम वृहत मंडल इसमें सांस्कृतिक मूल्य सीमा शुल्क और कानून शामिल है यह सबसे बाहरी स्तर है और इसका विशेष संदर्भ नहीं है। कोरोना सिस्टम घटना मंडल शब्द कोरोना समय को संदर्भित करता है। बोर फेबर के अनुसार यह एक स्थायी स्तर है यह तेजी से बदलता है और किसी भी सामाजिक ऐतिहासिक घटना जैसे युद्ध या देश की आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है। बोर फेबर के जैव परिस्थिति की या प्रतिमान के अनुसार युद्ध नियंत्रण किस तंत्र में शामिल किया जाता है कोरोना तंत्र में। फिर बाद के अंदर आ जाता है राज्य का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो निम्नलिखित से कौन सी परिपक्वता नैतिकता की विशेषता नहीं है तो वह प्राकृतिक पैमानों का अनुशासन नहीं है। देखो स्वयं तथा अन्य लोगों की भावनाओं पर ध्यान देना स्थिति संबंधी तथ्यों और उनके विकास पर ध्यान देना नैतिक सिद्धांतों के निर्माण और उनके संशोधन की योग्यता यह है। यह योग्यता कहलाती है न्याय परिप्रेक्ष्य कहलाती है। नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है वो है मूल्य। निम्न में से कौन सा प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर नहीं है तो नैतिक आदर्शवाद नहीं है जबकि नैतिक यथार्थता नैतिक सापेक्षता नैतिक समानता यह है कि अवस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव या दबाव पैदा करते हैं यह नहीं है जबकि नैतिक निर्णय कम केंद्रित होते हैं और नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते हैं। नैतिक निर्णय ज्यादा अमूर्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है तो दृढ़ता नहीं है परोपकारिता है तार्किकता है नैतिकता नैतिक स्वतंत्रता भी है। फिर त्याज्य के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बाल्य की अंतःक्रिया अपने साथियों से समानता और लेन देन के संबंध पर आधारित होती है तो वह नैतिक समानता। फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है तो रूढ़िगत नैतिकता। फिर बाद के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा क्वेश्चंस आते हैं इसके कोहलबर्ग लॉरेंसबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत जिसको हम देखते हैं निम्नलिखित से उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता को लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
रूढ़िगत नैतिकता। हॉलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति इस सही अथवा गलत की सही समझ को विकसित कर लेता है और सही नैतिक चेतना का विकास कर लेता है? तो वो है सार्वभौमिक नैतिक नैतिक विकास सिद्धांत। कोलबर्ग के अनुसार एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहलाने के लिए पालन करने वाले नैतिक मूल्यों का स्तर है पारंपरिक स्तर। कोलबर्ग के अनुसार उत्तर परंपरागत नैतिकता के स्तर पर व्यक्ति में पाए जाने वाला एक गुण है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का पालन करने की इच्छा। यह नैतिक विकास का वह चरण है जिसमें व्यक्ति समाज के स्वीकृत नियमों का पालन करता है। तो है उत्तर परंपरागत नैतिकता। निम्न में से कौन से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति की अवस्था नहीं है? भूमिका संदेह है, अभिमुखता यह नहीं है, सामाजिक अनुबंध विधि संबंध अभिमुखता है, दंड है तथा आज्ञा पालन अभिमुखता है, सार्वजनिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही पूर्ण चयन कीजिए। तो वो है सिर्फ और सिर्फ अच्छे दंत व्यक्ति के संबंध है। फिर कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित न होकर आंतरिक आंतरिक पर आधारित होता है? तो वह पश्चात रूढ़िगत स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर है? तो जो है ना वो है परंपरागत स्तर है। फिर है बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन के भाग होते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। फिर नैतिक विकास के 3 चरण पूर्व प्रारंभिक प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर तय करते हैं और नैतिक को चुनते हैं नैतिक कहलाते हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की सही समझ और सही नीति की चेतना का विकास हो जाता है? पक्ष परंपरागत तर्कना। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन के लिए कहते हैं? व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित होता है पूर्व परंपरागत। फिर बात के अंदर आ जाते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। देखो विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ज्यादातर इनके रचनाओं द्वारा उद्भव हुआ है सिगमंड फ्रायड द्वारा। फिर सिगमंड फ्रायड ने यह सुझाव दिया है कि अहम ईगो और प्राहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। व्यक्तित्व के विकास को समझाने के लिए किसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का पट्टे प्रयोग किया है? तो वो किया है एस फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स पट्टे का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने सपनों की व्याख्या 1999 इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक में किया है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा। विश्लेषण का विकास किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने किया है। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी जाती है 5 से 12 वर्ष। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो वह इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है, फेलिक अवस्था है, एनल अवस्था भी है, लेटेंसी अवस्था भी है। फिर सिगमंड फ्रायड ने यह सुझाव दिया कि इडम ईगो एंड सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 भाग है। व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए किसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स पट्टे का प्रयोग किया है? सिगमंड फ्रायड ने। व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स पट्टे का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक 1899 इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक में किया है। फिर बाद के अंदर आ जाते हैं नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत इससे संबंधित है। चॉम्स्की विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास। फिर सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप में पाई जाने वाली अर्जन प्रबंधी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? नोम चॉम्स्की ने। किसने प्रतिपादित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? चॉम्स्की ने। भाषा विकास में पुनर्वसन ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? चॉम्स्की ने। फिर आ जाता है वंशानुक्रम एवं वातावरण।
सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता-पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपने आवाज को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता स्वाभाविक रूप से किन कारकों के अंतर्क्रिया का परिणाम है? तो आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता पूरी तरह एक व्यक्ति की सेक्स का निर्धारण करती है। एक व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, अंग कारक, त्वचा विकास के इन कारकों को प्रभावित करने के कारण होता है आनुवंशिकता। निम्न में से किसने व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में आनुवंशिकता का समर्थन दिया है? वोल्टन। किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव हुआ है? शारीरिक गुण। मूल गुणसूत्र संख्या के निरूपित किया जाता है, तो वो किया जाता है एक्स। मूल गुणसूत्र को एक्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जबकि लिंग गुणसूत्र को वाई से निरूपित किया जाता है। बालक का विकास प्रभावित होता है वंश, अनुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। वे व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं, वंशागत और वातावरणीय। फिर वो वुडवर्ड के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? तो अंडाणु है, शुक्राणु है, युग्मनज है, ब्लास्टोसिस्ट है। एक जायगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 46। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के केंद्र एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? जैविक। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है डाउन संलक्षण। डाउन संलक्षण का कारण है त्रिगुणसूत्रता। डाउन संलक्षण, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकास से जूझता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक सा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक विकास है। फिर इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।